नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विजन पर। तो कल हमने भारतीय इतिहास जो प्राचीन भारतीय इतिहास था, उसमें पाषाणकालीन संस्कृति का देखा था। तो उसमें थोड़ा-सा रह गया था जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे और ये जो मैंने बताया था कि ये मुख्यतः घटना चक्र, परीक्षावाणी, महेश कुमार बर्णवाल जी की जो एनसीईआरटी सार है और परीक्षा मंथन सभी बुकों का लगभग इसमें मिक्सचर है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास जिसके अंतर्गत हमने देखा था पाषाण काल। आज इसमें आगे शुरू करेंगे और इसमें आगे देखेंगे जो मालवा संस्कृति थी वो अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि अपनी संस्कृति और मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए किसे जाना जाता है? अपनी अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति और मृद भांडों की उत्कृष्टता उत्कृष्टता के लिए किसे जाना जाता है? उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मालवा। ठीक है, यानी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में एक आपके एग्जामिनेशन में कभी ये क्वेश्चन आएगा कि अपनी संस्कृति और मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए किसे जाना जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मालवा होगा। ठीक है, अब इसी में आगे देखेंगे तो हम जौरवे संस्कृति की स्थल हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो जौरवे संस्कृति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो अगर हम जो जौरवे संस्कृति के स्थलों की बात करें तो इसमें नेवासा, दैमाबाद, चंदौनी, सोनगांव, ईमान, ठीक है, और नासिक, ये सभी आते हैं। ठीक है, क्या क्या है? जौरवे संस्कृति के स्थल। जौरवे संस्कृति के स्थलों की हम बात करें, स्थल, ठीक है, जौरवे संस्कृति के स्थल कौन कौन से थे? इसमें आता है नेवासा, दैमाबाद, चंदौनी और आपका चंदौनी के बाद हम बात करें इमाम गांव, ठीक है, सोनगांव, इमाम गांव, सोनगांव और आपका नासिक। पूछ लेगा ये सभी कहाँ स्थित हैं, ये भी पूछ सकता है कि जौरवे संस्कृति के स्थल जो नेवासा है, दैमाबाद है, चंदौनी है, इमाम गांव है, सोनगांव है, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अगर हम इसमें आगे बात करें, जो ये सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृति के स्थल हैं, ठीक है, जो भी जितने भी ये ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, अगर इनमें सबसे बड़ा अब तक ज्ञात जो 200 जौरवे स्थल हैं, उनमें पूछ लेगा कि सबसे बड़ा जो जौरवे स्थल है वो कौन सा है? कितने हैं अभी तक ज्ञात? अभी तक ज्ञात, ठीक है, अभी तक ज्ञात 200 जौरवे स्थलों में, 200 जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? दैमाबाद होगा। ठीक है, कौन सा होगा? दैमाबाद, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में जो पड़ता है। और पूछ लेगा कि दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो दैमाबाद स्थित है परवरा नदी के तट पर। ठीक है,
परवरा नदी के तट पर ये स्थित है। यानी अभी तक ज्ञात 200 जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा जो जौरवी स्थल है वो कौन सा है? दैमाबाद है, जो परवरा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम आगे बात करें जो परवा, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। जो नेवासा है, नेवासा जो सांस्कृतिक स्थल है, यहाँ से पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पटसन के साक्ष्य पूछ लेगा आपसे कि पटसन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। पटसन के साक्ष्य ये कहाँ से मिलते हैं? पटसन के साक्ष्य ये मिलते हैं नेवासा से। ये नेवासा भी कहाँ स्थित है? ये नेवासा भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे बात करें, जो जौरवी संस्कृति थी, इसकी विशिष्ट पहचान क्या थी? एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जौरवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान क्या थी? जौरवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान। तो इसकी विशिष्ट पहचान थी टोटीदार पात्र। ठीक है, क्या थे? टोटीदार पात्र। ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा कि जौरवी संस्कृति के विशिष्ट पहचान क्या थी, तो क्या उत्तर होगा? टोटीदार पात्र इसकी विशिष्ट पहचान थी। ठीक है, यहाँ से जो मृतक थे उत्तर से दक्षिण दिशा में इनको दफनाया जाता था। ठीक है, मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा में। जो आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था के इमामगांव स्थल है, ठीक है, पूछ लेगा कि आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था का स्थल कौन सा है? आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था का स्तर, ये कौन सा है? ये आपका इमाम गांव। ठीक है, आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था का स्थल कौन सा है? इमाम गांव। और इमाम गांव से पूछ लेगा कि इमाम गांव यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से चूल्हों सहित, ठीक है, यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। यहाँ इमाम गांव से क्या मिला है? बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, कच्ची मिट्टी के मकान व कच्ची मिट्टी के मकानों के साथ साथ यहाँ पर और क्या मिला है? यहाँ से जो गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। ठीक है, मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान। ठीक है, यानी पूछ लेगा आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था का स्थल इमाम गांव से क्या मिला है? तो यहाँ से बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो पश्चात अवस्था थी, इसके पश्चात जो अवस्था आई उसमें उसे 1300 से लगभग 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे जो थे वो आयताकार और एक कमरा क्या था? वृत्ताकार आकार का था। इमाम गांव में 100 से अधिक घर व कब्रें पाई गई हैं। ठीक है, इमाम गांव में क्या पाए गए हैं? 100 से अधिक घर हैं यहाँ, घर व कब्रें। ठीक है, यहाँ क्या पाए गए हैं? 100 से अधिक घर व कब्रें यहाँ पाए गए हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो इसमें जो यहाँ पे जो 100 से अधिक घर और कब्रें पाए गए हैं, यहाँ जो शिल्पी और पंसारी लोग थे, ठीक है,
इमाम गांव में पूछ लेगा कि शिल्पी और पंसारी लोग, शिल्पी और पंसारी लोग कहाँ रहते थे? शिल्पी और पंसारी लोग ये जो रहते थे ये पश्चिम दिशा में रहते थे, ठीक है। किस दिशा में रहते थे? पश्चिम, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में रहते थे, ठीक है। यानी जो यहाँ पे जो शिल्पी और पंसारी लोग थे वो किस दिशा में रहते थे? वो पश्चिम दिशा में रहते थे। जबकि जबकि जो यहाँ पे सरदार वर्ग जो था वो केंद्र में रहता था। जबकि सरदार लोग, जबकि सरदार केंद्र में रहते थे, केंद्र में रहते थे। इससे साफ झलकता है कि यहाँ पे क्या था? भेदभाव, एक भेदभाव की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें जो पंसारी लोग थे उन्हें एक साइड में रखा जाता था, यानी वो पश्चिम दिशा में रहते थे, जबकि उसके केंद्र में कौन रहते थे? सरदार लोग वहां पर निवास करते थे, ठीक है। यहां से एक अन्नानागार भी मिला है। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र में रहने वाले जो ताम्रपाषाण युगीन लोग थे, ठीक है, वो मवेशी पालन के साथ साथ शिकार करते थे, ठीक है। मैंने क्या कहा? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र में रहने वाले जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो मवेशी पालन यानी पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य करते थे, ठीक है। तथा ये इसके साथ ही यहाँ इनका जो मुख्यतः अनाज था, ठीक है, मुख्यतः अनाज क्या था इनका? जो कहाँ पे रहते थे? दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, यहाँ पर जो निवास करते थे, इनका जो मुख्यतः फसल ये क्या क्या थी इनकी? मुख्यतः फसल की बात करें तो ये मुख्यतः चावल, मुख्यतः गेहूं, चावल के साथ, गेहूं और चावल के साथ बाजरे का प्रयोग भी ये करते थे, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र में रहने वाले जो ताम्रपाषाणी युग के लोग थे वो मुख्यतः मवेशी पालन, मतलब वे मवेशी पालन व कृषि करते थे तथा वे शिकार भी करते थे। और मुख्यतः अनाज इनका गेहूं और चावल के अतिरिक्त, ठीक है, चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी करते थे, ठीक है, बाजरे की खेती, बाजरे की खेती भी ये लोग करते थे। अगर हम इससे आगे देखें, ठीक है, जो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में चरखे और तकलियां मिली हैं, ठीक है। चरखे और तकलियां कहां से मिली हैं? चरखे वो तकलियां, चरखे और तकलियां कहां से मिली हैं? ये मिली हैं महाराष्ट्र से, ठीक है। कहां से मिली हैं? महाराष्ट्र से, ठीक। इसके आगे देखें तो जो महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, अभी हमने देखा, ठीक है, महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था, ठीक है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, जबकि जबकि दक्षिण भारत में क्या किया जाता था? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है।
कभी पूछ लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि महाराष्ट्र में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता थे। फर्श के नीचे दफनाते थे और उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया करते थे। जबकि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनको दफनाया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई। जो कायथा है, हमने इसकी भी आगे जो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसे एक बार देख लेना, जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने विस्तार पूर्वक बात की थी कायथा के बारे में। कायथा से एक 28 कंगन, 28 कंगन और 28 कंगन और ये तांबे के हैं। ठीक है, 28 तांबे के कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां। 28, इसको तांबे का कर देते हैं, 28 तांबे के कंगन, तांबे के कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां। कुल्हाड़ियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ये कहां से मिलती हैं? ये कायथा से मिलती हैं। ठीक है, कहां से मिलती हैं? 28 तांबे के कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां कहां से मिली हैं? ये मिली हैं कायथा से। ठीक है, इसके बाद हम दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, सगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले। पूछ लेगा, ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहां से प्राप्त होते हैं? ठीक है, ये कहां से प्राप्त होते हैं? ताम्र पाषाण युगीन जो बस्तियां हैं उनके साक्ष्य कहां कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके सगनकल्लू, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, ठीक है, मास्की, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकलीहल, हल्लूर। ठीक है, हल्लूर। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से ये जो आदि जगहों से क्या मिले हैं? ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं। यानी कहाँ कहाँ से मिली हैं? पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, सबसे पहले ब्रह्मगिरी, फिर पिकलीहल, सगनकल्लू, एक मास्की भी जोड़ दो इसमें, मास्की। ठीक है, यानी जो ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ब्रह्मगिरी, सगनकल्लू, पिकलीहल, हल्लूर और मास्की से। ठीक है, इसके हम आगे बात करें इससे आगे हम देखें जो दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारावाह संस्कृति का अधिक जो प्रमाण मिलता है। ठीक है, पूछ लेगा दक्षिण भारत में कहां पर कृषक से ज्यादा चारावाह संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। ये कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, यानी दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चारावाह संस्कृति यानी पशुपालन यहाँ पर ज्यादा होता था। ठीक है, इसके प्रमाण मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम 1881 में अलेक्जेंडर कनिंघम को जो पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कनिंघम, अब हम कनिंघम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कनिंघम को
कब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया? इनको कब नियुक्त किया गया? कनिंघम को कब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया? 1861, 1861 में कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1871 में, जो 1871 में भारतीय सर्वेक्षण एक विभाग बन जाता है। ठीक है, पूछ लेगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कब बना? भारतीय सर्वेक्षण एक विभाग बना, एक विभाग बना। कब बनता है भारतीय सर्वेक्षण एक विभाग? कब बन रहा है? ये बनेगा 1861 में, 1861 में एक विभाग, नहीं सॉरी 10 साल बाद। ठीक है, जब कनिंघम बने थे तो इसके 10 साल बाद ये क्या हुआ, एक विभाग बन जाता है। ठीक है, यानी 1871 में। इसके बाद क्या होता है? 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ केंद्रीकृत किया। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब बन रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब केंद्रीकृत, कब हुआ ये केंद्रीकृत? यानी जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना थी वो भी इसी को कभी माना जाता है जी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक जिसे माना जाता है, वो कहा कि कब जो कनिंघम थे उनको भारतीय सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। 1861 में कनिंघम को भारतीय सर्वेक्षक नियुक्त किया जाता है। उसके 10 साल बाद 1871 में जो भारतीय सर्वेक्षण था विभाग के रूप में बनता है। उसके बाद 1901 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में ये केंद्रीकृत किया जाता है 1901 में। किसके समय? कर्जन के समय। उसके बाद जॉन मार्शल को भारतीय सर्वेक्षण का महानिदेशक कब नियुक्त किया जाता है? ये 1902 में। ठीक है, यहां तक सही होगा। तो दोस्तों ये जो इसका बचा हुआ था, जो हमने पाषाण काल हम देख रहे थे, इसमें जो इसका जो रह गया था थोड़ा बहुत उस चैप्टर का, तो ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम आगे अब इसके जो जितने भी वन लाइनर हैं, एक क्लास वन लाइनर की आएगी, उसके बाद हम इसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो फिर जितने भी आपके घटना चक्र में एमसीक्यू दिए गए हैं वो एमसीक्यू को हल करेंगे। थैंक यू।